ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, किसके लिए, तो सीटेट पेपर 1 के लिए लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, किसके अनुसार, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार मैं आपकी तैयारी करवाते हुए चल रहा था। अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा, अगर आपने मेरी सारी क्लास अटेंड करी होंगी, तो आपको पता होगा हम क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 एंड क्लास 7 की ईवीएस, ज्योग्राफी एंड साइंस की बुक को कवर करते हुए चल रहे थे। और उसी के अंतर्गत क्लास 1 से लेकर 5th की जो आपकी हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स की होती है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हम उनको कोरिलेट करते हुए पढ़ते हुए चल रहे थे। ओके, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जो कि मैं आपको अब क्या करवाना शुरू करवा चुका था, तो क्लास 6 एंड 7 की जो आपकी ज्योग्राफी यानी कि जियो एंड जो आपकी साइंस, इन दोनों से रिलेटेड आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको पढ़ाना या वो मैं आपको करवाना शुरू कर चुका था। ओके, तो उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आज जो बात करूंगा, वो बात करूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपके भोजन के घटक। आप सही बच्चों को पता होगा, ये जो चैप्टर है आपका देखा जाए तो ईवीएस के अंतर्गत भी है और साइंस के अंतर्गत तो है ही कि आपके भोजन के कौन कौन से घटक है। कहने का मतलब है यहाँ पर किस किस प्रकार की खाने की कमी की वजह से किस प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं और वो रोग किसके कारण देखने को मिलते हैं, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए फिर और डिले ना करते हुए आज के अपने टॉपिक को, आज के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक, भोजन के घटक। तो दोस्तों, भोजन के घटक कहने का मतलब है कि आप जो भोजन लेते हो, जो आप भोजन प्राप्त करते हो, वो भोजन आखिर आपको मिलता कहां से है और उस भोजन को प्राप्त करने के बाद आपको किस प्रकार की ऊर्जा, किस प्रकार के विटामिन से, किस प्रकार के अलग अलग प्रकार की चीजें आपको प्राप्त होती है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। तो पहला बिंदु सभी के सही बच्चे लिख लीजिए, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। क्या बोला मैंने आपके, जो आपके अलग अलग फूड आइटम्स है, कोई सा भी फूड हो, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, वो जो आपके फूड आइटम्स हैं और उनके जो सोर्सेज हैं आखिर वो हमें प्राप्त कहां कहां से होते हैं। अभी आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्टली वाला क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, तो सभी के सही बच्चे लिख लीजिए अपना पहला पॉइंट, खाद्य सामग्री एवं स्रोत। देखिए दोस्तों, खाद्य सामग्री एवं स्रोत कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल के रूप में मैं आपसे पूछूं कि जो आप डेली लाइफ में आटा रोटी बना के खाते हो या फिर चावल उबाल कर खाते हो या अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के खाते हो, आखिर हमें मिलते कहां से, तो सारे के सारे बच्चे बोलेंगे कि तो हम मंडी से लेकर आते हैं या दुकान से लेकर आते हैं। भाई दुकान होंगे तो वो किसान से लेते होंगे, तो किसान कहां से लेते होंगे, तो किसान उसे अपनी जमीन में उपजाते होंगे। तो मेन बात यहां से आई, जो चावल आप खाते हो वो हमें किसी ना किसी पदप यानी कि पौधे की मदद से हमें मिलता है। या फिर अंडा, अंडा कहां से मिलता है, तो वही वाली बात, दुकान थोक विक्रेता, लेकिन उसके पास आया कहां से, तो किसी फार्मर से लाते होंगे, तो वो किसान से लेते होंगे। तो किसान कहां से लेते होंगे, तो किसान उसे अपनी जमीन में उपजाते होंगे। तो मेन बात यहां से आई, जो चावल आप खाते हो वो हमें किसी ना किसी पदप यानी कि पौधे की मदद से हमें मिलता है। या फिर अंडा, अंडा कहां से मिलता है, तो वही वाली बात, दुकान थोक विक्रेता, लेकिन उसके पास आया कहां से, तो किसी फार्मर से ही आया होगा जो मुर्गी पालन करता होगा और उस मुर्गी ने वो अंडा दिया होगा। तो अंडा कहां से मिला, हमें मुर्गी से मिला। तो यही वाली बात मैंने कहा, चाहे वो आपके एनिमल के द्वारा प्राप्त हो रहा हो, चाहे वो प्लांट के द्वारा प्राप्त हो रहा हो, उनके बारे में हम बात करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी लाइन लिखो आप सभी के सही बच्चे। क्या लिखो, तो सभी के सही बच्चे लिखो कि कुछ कच्ची सामग्री जैसे कि फल और सब्जी, आप सही बच्चों को पता है कई ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम कच्चे भी खाते हैं और अलग अलग प्रकार से पकाकर भी खाते हैं, और फल भी ऐसे ही हमारे। तो कुछ कच्ची सामग्रियां जैसे फल और सब्जी निश्चित रूप से हमें कहां से मिलते हैं, पौधे से प्राप्त होते हैं, जिसमें किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। चाहे वो आपका केला ले लो, आम ले लो, अनानास ले लो, सेब ले लो, ये क्या है सामग्री, ये सारी की सारी सामग्री आप सही बच्चों को पता है कि ये हमें कौन देता है, तो पदप यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं। और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, जैसे कि अंडा, जैसे कि मुर्गा, जैसे कि मछली, जैसे कि झींगा, जैसे कि मांस, जैसे कि शहद, ये सारी की सारी चीजें हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो भाई ये सारी की सारी चीजें हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, जंतुओं से प्राप्त होती है। तो यहाँ से दो चीज आपको पता चली कि वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ है जो कि आपको प्लांट से मिलते हैं, या फिर वो आपके कौन कौन से खाद्य पदार्थ है जो कि हमें एनिमल के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही बना था कि निम्नलिखित में से उन खाद्य सामग्री को चुनिए जो हमें इसके द्वारा, जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शहद मधुमक्खी बनाते हैं तभी तो हमें मिलता है, नहीं तो कहां से मिलेगा। मांस, चाहे वो किसी भी प्रकार का मांस हो, झींगा एक तरीके की मछली होती है, मछलियां, मुर्गा, अंडा या फिर दूध, दूध भी हमें जानवरों से मिलता है, जंतुओं से मिलता है। तो ये सारी की सारी वो सामग्रियां हैं जो कि हमें कहां से मिलता है, जानवरों से मिलता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से उन स्रोतों को चुनिए जो जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं, या निम्नलिखित में से उन स्रोतों को चुनिए जो हमें प्लांट्स यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये आपको कुछ एग्जांपल दिए, बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल है, अपने दैनिक लाइफ की जिंदगी में झांक कर देखिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है, मिल जाएगा आपको इसका आंसर। ठीक है, तो ये है आपका आज का पहला पॉइंट, पहला बिंदु, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत कौन कौन से और एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पादन, मैंने आपको बोला कि खाद्य सामग्री में हम अलग अलग पौधों से हम सामग्री लेते हैं और उनसे खाते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में केला, अनानास, क्या ये सारे के सारे हमें पदप यानी कि पौधों से मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आप सही बच्चों को पता होगा, जैसे कि साग, पालक, पालक हमें मिलता है, पालक पत्ते पत्ते निकलते हैं उससे, सरसों का साग। तो कुछ ऐसे पदप भी हैं जिनका हम अलग अलग चीजों का सेवन करते हैं, कईयों का हम फूल का सेवन करते हैं, कईयों की हम पत्तियों का सेवन करते हैं, कईयों का जड़ का सेवन करते हैं, कईयों की कलियों का सेवन करते हैं, कईयों के हम स्टेम का सेवन करते हैं। तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वैसे आपका ईवीएस का एक पूरा का पूरा फोल्डर मैं आपको बनाकर पढ़ा चुका हूं कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीजें जड़ वाली खा, चलिए तो फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, पॉइंट आया है तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, जैसे कि दोस्तों ये देखा अपना प्लांट है, ये क्या हमारा प्लांट है। तो आप सही बच्चों को पता होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मैं मूली बोलूं, तो मूली क्या एक तरीके की जड़ है,
चाहे वो गाजर हो, चाहे वो चुकंदर हो, क्या है वो? एक तरह की जड़ है जिसको हम खाने के रूप में सेवन करते हैं। तो निम्नलिखित में से मूली क्या है? तो जड़ है, हम जड़ के रूप में उसका सेवन करते हैं। जैसे कि आलू, आलू क्या है? तो भाई आलू एक तरीके का मान लीजिए हम उसको स्टेम के रूप में सेवन करते हैं, ठीक है? या फिर फॉर एग्जांपल के रूप में मानो प्याज, फॉर एग्जांपल के रूप में मानो मैं अगर फॉर एग्जांपल के रूप में सहजन के फूल, फूल के रूप में सेवन करते हैं, केले के फूल, उसका फूल के रूप में सेवन करते हैं, या फिर फल, केले हो गए, अनानास हो गए, क्या होंगे? फल है, उनके रूप में सेवन करते हैं। जैसे कि पालक, सरसों, धनिया, पुदीना, क्या करते हैं? उसके पत्तियों के रूप में हम सेवन करते हैं। तो अलग-अलग पौधों के अलग-अलग हिस्सों को खाकर हम क्या करते हैं? अपने आप को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस पौधे के हम फल खाते हैं, किस पौधे की पत्तियां खाते हैं, किस पौधे की जड़ खाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो पौधे हमारे भोजन का एक क्या है? मुख्य स्रोत है। आप सभी बच्चों को पता होगा, कई लोग जो होते हैं जो वीगन होते हैं, वीगन कहने का मतलब वो जो किसी भी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते, वो केवल प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर ही सेवन करते हैं। प्लांट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो जो सेवन करेंगे उन लोगों को वीगन कहा जाता है। दूध, घी, ये भी उन लोग जो है वो सेवन नहीं करते, डेयरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल नहीं करते। कुछ जो लोग होते हैं वो वेजिटेरियन कहलाते हैं, जो कि केवल दूध, घी, मक्खन और साग सब्जियों के ऊपर खाकर अपने शरीर को ऊर्जा देते हैं, किसी भी प्रकार के नॉन वेज को नहीं छूते। और कुछ जो होते हैं वो दोनों चीज का सेवन करते हैं, ठीक है? तो वही वाली बात है, अपने अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पौधे जो है हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, वीगन हो, हर कोई व्यक्ति इन पौधों से द्वारा जो प्राप्त भोजन होता है उनका सेवन वो करता ही करता है। इसलिए कहा जाता है कि पौधा जो होता है वो हमें भोजन के लिए एक मुख्य स्रोत है हम सभी के लिए, ठीक है? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, पालक हो गया, सरसों हो गया, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, कड़ी पत्ता इत्यादि इत्यादि हो गए। तो ये सभी के सभी वो पौधे हैं जिनकी हम पत्तियों को खाने के रूप में, सेवन के रूप में लेते हैं, ठीक है? कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में हम खाते हैं। अब आप फलों का तो मुझे लगता नहीं कोई एग्जांपल देने की जरूरत है, आप सभी बच्चों को पता है बहुत सारे फल है हमारे, कहां पर? वातावरण में। तो हम उनके फलों के रूप में सेवन करते हैं। और कभी हम जड़ तो कभी तना, जैसे कि मैंने भी आपको बोला, मूली, गाजर, चुकंदर क्या है? जड़ है। आलू हो गया, प्याज हो गया, क्या है? तना है। तो जिसके रूप में हम सेवन करते हैं, ठीक है? तो पूछा जाए तो कभी हम जड़ खाते हैं, तो कभी हम तना, तो कभी हम पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। पुष्प यानी कि फूल, फ्लावर। और फ्लावर जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, सहजन के फूल के पकौड़े हो गए, आप सभी बच्चों को पता है महाराष्ट्र में खूब खाए जाते हैं, या फिर केले के फूल के सब्जियां होगी, या फिर कचनार के फूलों की सब्जियां होगी, तो हम उनके फूलों के रूप में भी उसका सेवन करते हैं। जैसे कि लौंग हो गया, कली है, तो कली के रूप में भी हम उसका सेवन करते हैं, ठीक है? कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, और इसका एग्जांपल आप सभी बच्चों को पता है, हम हर घर इस्तेमाल करते हैं सरसों का। सरसों के जो बीज होते हैं उसका हम तेल बनाकर सेवन करते हैं। तेल में ही बनते हैं ना सरसों के तेल में सब्जी। अगर कोई व्यक्ति, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है जो रिफाइंड ऑयल में या सोयाबीन ऑयल में, किसी भी अनेक प्रकार के ऑयल में अपनी सब्जी बनाते हो, तो कृपया करके भाई उसको छोड़ दीजिए। क्यों? ये जितने भी आजकल के चौचले चल रहे हैं ना, ये वाला तेल, वो वाला तेल, सबसे बढ़िया दो प्रकार के तेल है, एक घी है और दूसरा आपका सरसों का तेल है। अगर किसी भी प्रकार का, और एक नारियल का तेल है, अगर आप इन तीन तेलों का इस्तेमाल करते हो तो वेल एंड गुड है। बाकी और कोई तेल इस्तेमाल करते हो तो भाई हमारे यहाँ पर अमीरों के बहुत चोचले हैं, धीरे धीरे दुनिया जैसे जैसे तरक्की की ओर बढ़ रही है, पता नहीं अलग अलग से तेल निकल के आ रहे हैं, ठीक है? तो उन तेलों का सेवन करते हो तो भाई उसको तेल का सेवन करना बहुत जल्दी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से बहुत ज्यादा बीमार करती है, कहा जाता है स्लो पॉइजन होते हैं ये, ठीक है? तो सरसों का तेल, घी या नारियल का तेल, अगर नारियल का तेल आप साउथ की साइड में तो आप आराम से इस्तेमाल कर पाओगे, नॉर्थ के लोग इतनी जल्दी से इस्तेमाल नहीं कर पाते नारियल के तेल को खाने में, वो सरसों का तेल ही प्रेफर करते हैं, ठीक है? अगर घी का इस्तेमाल करते हो तो घी भाई उन लोगों के लिए है, घी वेल एंड गुड है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। पुराने जमाने के लोग जो है इतने लंबे समय तक जीवित रहते थे, घी का इस्तेमाल करते थे, घी में खाना बनता था, क्योंकि उनका एक्टिविटी भी घी की तरह ही था। फॉर एग्जाम्पल के रूप में 10-10 किलोमीटर तो चलकर वो स्कूल जाया करते थे, फिर वापस आना, किसान परिवार के होते हैं, खेती बाड़ी करना, सामान लेकर जाना, लेकर आना, फिजिकल एक्टिविटी उनकी दुनिया में बहुत ज्यादा थी। और आज की हमारी दुनिया में सुबह 7-8 बजे बच्चा सो के उठता है, या स्कूल है तो फिर स्कूल जाएगा, स्कूल से आएगा, वो भी वैन लगा रखी है, फिर खाना खाएगा, फिर ट्यूशन जाएगा, उसके लिए भी कोई छोड़ के आता है, फिर लेकर आता है, फिर शाम को थोड़ा सा खेल लिया तो खेल लिया, फिर शाम को फिर पढ़ने लग जाएगा, खाएगा पिएगा, फिर सो जाएगा, फिर सुबह स्कूल जाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी आजकल ना के बराबर है। लोग इधर उधर जाने के लिए पैदल नहीं चलते, लोग क्या करते हैं, बाइक या फिर कार या फिर कैब वगैरह या मेट्रो वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। पुराने जमाने के लोग इसलिए घी पचाए जाते थे, कटोरी कटोरी ग्लास ग्लास भर के घी पी लेते थे पुराने जमाने के लोग, लेकिन आज नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी उसी प्रकार से हमारी कम हो चुकी है। तो अगर भाई आप सभी बच्चों को पता होगा कि सरसों, साग तो खाया ही जाता है, पत्ते हम उसके खाते ही खाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में उसके तेल का भी सेवन करते हैं, ठीक है? तो कुछ हमारे पौधे ऐसे हैं जिनका एक से ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। काफी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जिसका एक से ज्यादा भागों का हम इस्तेमाल करते हैं? बीज का भी इस्तेमाल करते हैं, पत्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो अंकुरित बीज, जर्मिनेटेड सीड्स। आप सही बच्चों को पता होगा, लेटेस्ट एग्जाम जो आपका हुआ था उसमें अंकुरित बीज से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अगर किसी भी चीज को हम अंकुरित करते हैं, जैसे कि चने को हम अंकुरित करते हैं, तो उसके अंदर से एक सफेद सा रेशा निकलता है। वो जो सफेद सा रेशा निकलता है, आप सही बच्चों को पता है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में कुछ इस प्रकार का ही हमारा चना, इस प्रकार का हमारा चना दिखाई देता है, और जब इसके अंकुरित होता है तो इसके अंदर से एक ऐसी प्रकार का रेशा निकलता होता है। तो पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो निकलता है वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर और देरी ना करते हुए बीजों को अंकुरित करते हैं और पता करते हैं। देखिए, चाहे वो आपकी मूंग की दाल हो गई हो, मूंग की दाल हो या चने की दाल हो, जब भी आप उसको अंकुरित करते हो, यानी कि चना हो गया, काला चना हो गया, तो अंकुरित करने के बाद उसके अंदर से एक सफेद सफेद सा रेशा निकलता है। आखिर ये सफेद सफेद सा रेशा क्या है? तो सभी के सही बच्चे लिख लीजिए कि मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीजों को जल
से भरे एक क्या करना है, पात्र लेना है, कटोरा लेना है, बर्तन लेना है, कुछ भी लेना है, उसके अंदर डाल दें तथा एक दिन के लिए आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। अगले दिन आप जल को पूरी तरीके से क्या कर लीजिएगा, पूरी तरीके से निकाल दें और बीजों को गिलास में रख दें। किसी प्रकार का एक गिलास लें, रात भर आपने सोख करा, एक गिलास लिया, सूखा गिलास है, उस गिलास के अंदर सारे के सारे बीज आपने रख दिए और ऊपर से एक कपड़ा डाल दीजिए उसके ऊपर और उस कपड़े को गीला करते रहिएगा। समय समय पर उस पर क्या करिएगा, पानी छिड़कते रहिएगा, गीला करके रखिएगा, उसमें नमी बनाए हमेशा रखिएगा। ठीक है, आप कुछ समय के बाद देखिएगा उसके अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, पानी की उपस्थिति के अंदर बीज जो होता है वो अंकुरित होने लग जाता है, नमी के कारण जो बीज जो है अंकुरित होने लग जाता है और बीज जो है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे 3-4 दिन के अंदर। अब ये जो सफेद सफेद सा रेशा निकल रहा है अंकुरित होने के बाद 3-4 दिन के अंतर्गत, वो रेशा क्या है, क्या तो ध्यान रखिएगा, बीजों से जो पौधे विकसित होने की प्रक्रिया के जो चरण है उसको अंकुरण या फिर अंकुर कहा जाता है। और साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, अंकुरण के दौरान जो सबसे पहले दिखाई देने वाली जो सफेद आकार की जो निकलती है चीज संरचना, उसको क्या कहते हैं हम, तो रूट कहते हैं, यानी कि जड़ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इतनी लंबी लाइन पढ़ाने के पीछे यही रीजन था कि जब भी आप किसी चीज को अंकुरित करते हो, ध्यान रखिएगा मसूर की दाल अंकुरित मत करने लग जाइएगा, मसूर की दाल अंकुरित नहीं होती है। ओके, चना इस्तेमाल कर सकते हो, मूंग इस्तेमाल कर सकते हो, अधिकतर जो लोग होते हैं इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो जब भी आप इसको पानी में एक दिन के लिए भिगो के रखोगे, अगले दिन आप इस गिलास में रख के उसको कपड़े से ढक दोगे और कपड़े के ऊपर नमी डालते रहोगे। ये नहीं कि कपड़े से ढक दो, कपड़े के अंदर पहुंच दो अंदर से, मतलब धक्का मार दो उसके ऊपर, पानी गिरा के नमी बनी रहे, तो उसके अंदर देखिएगा अंकुरण निकलने लग जाएंगे। जो अंकुरण वो सफेद सफेद रेशा निकलेगा ना, वो क्या होगा, तो वो होगी जड़, वो क्या होगा, वो होगा रूट उस बीज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इन चीज के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी बीज को जब अंकुरित किया जाता है तो उसके अंदर से जो सफेद रेशा निकलता है वो होता है रूट, यानी कि जड़, ना कि स्टेम होता है। कई बच्चे सोचते हैं वो स्टेम है, स्टेम नहीं होता है, तना नहीं होता है, वो जड़ होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु था, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए आगे चलें तो मांड के लिए परीक्षण, टेस्ट फॉर स्टार्च। अब आप सभी बच्चों को पता होगा दोस्तों, अलग अलग प्रकार के परीक्षण होते हैं, तो किसी भी चीज के अंदर स्टार्च है, मांड है या नहीं है, उसके लिए एक प्रयोग होता है। अब प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मानकर चलिए, यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ बच्चे हैं और ये बच्चे जो है प्रयोग करके देख रहे हैं किन चीजों के साथ, तो आलू के साथ। आलू को अंतर्गत स्टार्च यानी कि मांड है या नहीं है, उस चीज का वो लोग पता कर रहे हैं। कैसे पता कर रहे हैं, चलिए फैक्ट पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या फिर कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। जैसे कि इन बच्चों ने खाद्य सामग्री में क्या लिया, आलू लिया और आलू को उन्होंने बीच से कट कर लिया, यानी ये काट लिया। ठीक है, अब इन्होंने इस आलू के ऊपर क्या डाला, आयोडीन विलेट, यानी कि लिक्विड आयोडीन लिया और उस आयोडीन को एक इसके अंदर ड्रॉपर के अंदर ले लिया और उसके ऊपर, किसके ऊपर, आलू के ऊपर उसके 2-3 बूंद डाले। क्या करा इन्होंने, ड्रॉपर के अंतर्गत इन्होंने क्या ले लिया, तो ड्रॉपर के अंतर्गत इन्होंने तनु आयोडीन यानी कि लिक्विड आयोडीन ले लिया और ड्रॉपर के अंदर उसको भर लिया और जो आलू इन्होंने काटा था उस आलू के ऊपर उस जो लिक्विड आयोडीन है उस आयोडीन को 3-4 बूंदे उन्होंने उसके ऊपर गिराई। क्या करी, 3-4 बूंदे उन्होंने उसके ऊपर गिराई। गिराने के बाद जो खाद्य पदार्थ का जो रंग था ना, उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला। क्या परिवर्तन देखने को मिला, तो वो जो है नीला और काला। जैसे ही उसके ऊपर, आलू के ऊपर उन्होंने लिक्विड आयोडीन की 2 से 3 से 4 बूंदे डाली तो उस बूंदों का जो रंग था ना वो चेंज हो गया, किसमें, नीले और काले रंग में। तो जब भी किसी चीज के ऊपर आप लिक्विड आयोडीन डालोगे, उसके अंदर अगर क्या होगा, स्टार्च की मात्रा होगी, तो वो जो आयोडीन होगा वो नीले या फिर काले रंग में परिवर्तन हो जाएगा। यही संकेत होता है कि उस चीज के अंदर मांड की उपस्थिति है, यानी कि स्टार्च उस चीज के अंतर्गत है। वैसे भी आप पता होगा आलू के अंदर स्टार्च की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बना, तो क्वेश्चन यहाँ से ये बना कि अगर किसी परीक्षण के द्वारा या फिर अगर किसी भी खाद्य पदार्थ के अंतर्गत लिक्विड आयोडीन की कुछ बूंदे डाल दी जाए तो उसमें जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो किस रंग में देखने को मिलेगा, तो सीधी सी बात है भाई, नीला और काला रंग देखने को मिलेगा। यही पहचान होती है इसकी कि किसी भी चीज के अंदर स्टार्च है तो उसके ऊपर आयोडीन डाल के देखिए लिक्विड का, आपको पता चल जाएगा। अगर वो नीले और काले रंग में बदला तो समझ लीजिएगा उसके अंदर मांड की यानी कि स्टार्च की अच्छी मात्रा है। ठीक, तो पहला प्रयोग ये कि किसी भी खाद्य पदार्थ में चेक करने के लिए कि स्टार्च है कि नहीं है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले प्रयोग पे चलते हैं। अगला प्रयोग है कि किसी भी चीज के अंदर प्रोटीन का मात्रा है या नहीं है, क्या कर रखा है, टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए क्या कर रहा है टेस्ट, तो दोस्तों वही वाली प्रक्रिया लेकिन थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है। क्या करना है, फिर दोबारा एक बच्चा परीक्षण कर रहा है। क्या करा इन्होंने, तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की छोटी या थोड़ी मात्रा लीजिए। मैंने क्या बोला कि किसी भी चीज के अंदर प्रोटीन है या नहीं है उस चीज को चेक करने के लिए आप थोड़ी सी मात्रा में, छोटी सी मात्रा में उस चीज को लीजिए। जैसे कि ये जो बच्चा है इसने क्या ले लिया, तो इसने थोड़ी मात्रा में पीस कर या फिर मसल कर एक क्या बना लिया, उसने चूर्ण बना लिया। किस चीज का चूर्ण बना लिया, तो भाई उसने कुछ दाल लिए और उस दाल का चूर्ण बना लिया। क्या करा उसने कुछ दाल ली और उस चीज को उसने चूर्ण बना लिया। क्या कर लिया, पीस लिया, मसल लिया या फिर कुछ भी बोल सकते हो, जैसे भी उसने आपसे हो सके, उसने एक तरीके से मसल लिया और एक टेस्ट क्या ले ली, टेस्ट ट्यूब ले ली, जिसे परख नली हिंदी में कहते हैं। उसने एक परख नली ले ली और उसके अंदर जो भी उसने पीसा था, जो भी दाल उसने पीसी थी, वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने डाल दी। ठीक है, तो परख नली के अंदर उसने क्या कर दी, डाल दी। और साथ ही साथ में परख नली के साथ साथ में इसने 10 बूंद इसके अंदर क्या डाल दिया, जल डाल दिया। क्या डाल दिया, 10 बूंद इसने जल डाल दिया और उस परख नली को अच्छी तरीके से उसने हिलाया, उस टेस्ट ट्यूब को उसने अच्छी तरीके से हिलाया ताकि जो दाल का मिश्रण यानी कि जो पेस्ट था, पाउडर था या जो भी मसाला था उसका दाल का, वो और पानी अच्छी तरीके से मिल जाए। ठीक है, अच्छी तरीके से उसने मिला लिया। अब इसके अंतर्गत क्या डालेगा, एक ड्रॉपर लेगा और ड्रॉपर की सहायता से इस परख नली के अंतर्गत क्या करेगा, कॉपर सल्फेट, ध्यान रखिएगा, पहले इसके अंतर्गत 2 बूंदे वो क्या डालेगा, कॉपर सल्फेट का विलय डालेगा, यानी कि लिक्विड कॉपर सल्फेट डालेगा और साथ ही साथ में 10 बूंद जो है वो कास्टिक सोडा, क्या करेगा, कास्टिक सोडा उसका विलय इसके अंतर्गत डालेगा
और अच्छी तरीके से हिलाने के बाद कुछ मिनट बाद जो है वो परखने को देखेगा कि उसका रंग कैसा बदला। अगर रंग जो है बैंगनी रंग के अंतर्गत आ जाता है, मैंने क्या बोला, अगर रंग जो है वो बैंगनी रंग के अंतर्गत आ जाता है तो ये समझिएगा कि उस चीज के अंतर्गत प्रोटीन की मात्रा है। अगर बैंगनी रंग के अंतर्गत नहीं आता तो उसके अंतर्गत प्रोटीन की मात्रा नहीं। तो किसी भी चीज के अंदर प्रोटीन की मात्रा है या नहीं है वो कैसे चेक कर सकते हो? तो भाई उसको चेक करने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे उसके अंदर कास्टिक सोडा और साथ ही साथ में आपने 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालोगे पानी के साथ तो डायरेक्टली उसका रंग जो है बैंगनी रंग में चेंज हो जाएगा। तो बैंगनी रंग चेंज होने का यही इंडिकेट है कि भाई उसके अंदर प्रोटीन है। ठीक है, सीधी सी बात है, इस बच्चे ने कुछ दाल की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में आप चने की दाल ले लो, उसको अच्छी तरीके से पीस लो, पाउडर सा बना लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लो। ये नहीं कि 1 किलो ले लो, थोड़ी सी ले लो यार, 5-10 दाल ले लो, बहुत है। ठीक है, पीस के उसको टेस्ट ट्यूब में डालो, उसके अंदर 10 बूंद पानी डाल दो। क्या कर दो? 10 बूंद पानी डाल दो, अच्छी तरीके से उसको मिक्स करो टेस्ट ट्यूब को, उस परफेक्टली को, और थोड़ी देर बाद देखोगे अच्छी तरीके से मिक्सचर बन जाएगा उसका। ठीक है, अब इसमें आपको 2 बूंद, ज्यादा नहीं, केवल 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालनी है। कैसी? कि केवल 2 बूंद, जैसे कि देख सकते हो दोनों चीजें लिक्विड में रख रखी है, कॉपर सोडा, कास्टिक सोडा भी और कॉपर सल्फेट भी है। तो कॉपर सल्फेट की केवल 2 बूंद डालनी है और कास्टिक सोडा की 10 बूंद डालनी है पानी के बराबर। ठीक है, और उसको कुछ देर के लिए हिलाओ, अच्छी तरीके से मिक्स करो। अगर वो मिश्रण बैंगनी रंग का हो जाता है तो समझ लीजिएगा उस चीज के अंदर प्रोटीन की मात्रा है। और यही बच्चा ये टेस्ट करके देख रहा है और इसका भी पर्सनली जो है बैंगनी रंग में धीरे धीरे परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, और मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो सीधी सीधी सी बात है, दाल के अंदर क्या है? प्रोटीन की मात्रा है, तभी तो बैंगनी रंग में बदल रहा है। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टार्च की मात्रा हो तो किस रंग में बदलता है? तो नीले और काले में बदलता है। अगर प्रोटीन की मात्रा हो तो किस रंग में बदलेगा? बैंगनी रंग में बदलेगा। ठीक है, तो अभी आपका जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें स्टार्च के बारे में पूछा था। आगे अगर एग्जाम होगा आपका तो क्या आपका प्रोटीन के बारे में पूछ ले तो आपको प्रोटीन के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, समझ गए सभी बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो वसा के लिए परीक्षण, अगर किसी भी चीज के अंदर फैट्स है या नहीं है उस चीज का कैसे पता करें? सबसे सिंपल, सबसे आसान है ये कि किसी भी चीज के अंतर्गत वसा है या नहीं है उसको कैसे चेक करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल के रूप में पहले इस बच्चे का परीक्षण पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिए, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, दोबारा वही मैंने बोला, थोड़ा सा भी कोई भी खाद्य पदार्थ लीजिए, थोड़ी मात्रा में, छोटी मात्रा में लीजिए। इसे कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लीजिए, अगर कागज का टुकड़ा जो होता है वो फट जाता है तो ध्यान से कूटिएगा इसको। ठीक है, अगर कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मान लो मैंने मूंगफली का दाना ले लिया और मूंगफली के दाने को मैं कागज में रखकर उसको लपेट कर कूट रहा हूं तो कागज के फटने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको सावधानी से कूटना होगा उसे, ताकि कागज जो आपका फटे नहीं। ठीक है, अब कागज को क्या करना है, आपको सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि कागज को किसी प्रकाश के सामने लाइए और क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में मानकर चलिए कि मैंने एक मूंगफली का दाना लिया, मूंगफली के दाने को मैंने, ये कागज है, इस कागज के ऊपर रखा, कागज के ऊपर लपेट दिया, उसके ऊपर धीरे 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 आराम से कूट रहा हूं मैं इसको। क्या कर रहा हूं? कूट रहा हूं इसको, पीस रहा हूं इस कागज की मदद से। अब थोड़ी देर बाद आप इसे सीधा करोगे तो मूंगफली जो है टुकड़े होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, और आप थोड़ी देर वेट करिए। क्यों? क्योंकि कई बार जो होता है ना, कोई भी खाद्य पदार्थ लोगे तो उसके अंदर पानी की मात्रा भी होती है, तो जब आप कूटोगे पेपर के ऊपर रखकर तो पेपर वहां से गीला होगा, तो थोड़ी सी देर उसको धूप पे रखिए। अगर वो जो पानी होगा वो सूख जाएगा थोड़ी देर में, अगर पानी होगा तो सूख जाएगा, अगर पानी नहीं होगा ना, अगर वसा होगी तो गीला गीला सकते, ऑयली ऑयली सा लगेगा आपको। अगर ऑयली ऑयली सा लग रहा है तो सीधी सीधी सी बात है उसके अंदर वसा है, यानी कि उसके अंदर क्या है? फैट है। ठीक है, तो यही मैंने आपको बोला, कई बार जो होता है वो गीला गीला कागज भी दिखता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर आप उसको कूटोगे, उसे पीसोगे कागज के अंतर्गत रखकर, तो उन चीजों के अंतर्गत पानी की मात्रा होती है, वाटर की मात्रा होती है, जिस कारण की वजह से वो कागज गीला हो सकता है। थोड़ी देर के लिए उसको धूप में सुखाइए, वसा बच जाएगा, अगर होगा तो पता चल जाएगा आपको उसके अंतर्गत वसा है या फिर नहीं है। सिंपल है ये, अगर किसी भी चीज के अंतर्गत आपको पता करना है कि फैट्स है या फिर नहीं है। ओके, समझ गए सही बच्चे? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा, अलग अलग प्रकार के, चाहे विटामिन हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, अलग अलग कार्य है इनका हमारे शरीर के लिए। जैसे कि आपके व्रत के दिनों में जब आप व्रत रखते हो, किसी भी प्रकार का आप किसी प्रकार का फास्ट रखते हो तो पूरे दिन आप भूखे रहते हो, तो आपका शरीर भूखा होने के बावजूद भी कार्य कर रहा होता है। तो आपके शरीर में जो फैट होती है, जो वसा होती है ना, वो आपको एनर्जी, ऊर्जा प्रदान कर रही होती है कार्य करने के लिए। तो हर किसी का कार्य अलग अलग बटा हुआ है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हुए चलते हैं इसके बारे में। पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो पहला अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर के लिए किस रूप में कार्य करता है, तो ऊर्जा प्रदान करने में कार्य करता है। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये देखो दोस्तों, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, चाहे वो बाजरा ले लो, चावल ले लो, गेहूं ले लो, शकरकंदी ले लो, आलू ले लो, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का इत्यादि इत्यादि। ये सारे के सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। ये क्या है? हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, जो कि हमें क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, साथ ही साथ में वसा से भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। लेकिन वसा जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये रिजर्व फूड, रिजर्व एनर्जी के रूप में हम इसको जानते हैं। जैसे कि जब आप फास्ट के दिनों में कुछ खाते नहीं हो तो ये आपको एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वसा भी आपको क्या देती है? ऊर्जा देती है, उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक, आगे चले तो वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मैंने क्या बोला दोस्तों? आप एक कार्बोहाइड्रेट ले लो और उसी के बराबर 1 किलो कार्बोहाइड्रेट ले लो। मैं एक यूनिट बता रहा हूं ताकि आप समझ सको। 1 किलो कार्बोहाइड्रेट ले लो और 1 किलो वसा ले लो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है आपको इतनी ऊर्जा नहीं दे पाएगा जितना जो वसा है वो दे पाएगा। ठीक है, तो वसा की समान मात्रा से भी हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, यही बात कहा जाता है। दोनों की मात्रा सेम है लेकिन ऊर्जा में किससे ज्यादा मिल रही है? वसा से मिल रही है, फैट से मिल रही है। देखा होगा धीरे धीरे आदमी का पेट बढ़ जाता है, पेटीला हो जाता है, तौंदला सा हो जाता है, तो किस कारण वजह से होता है? इसी कारण की वजह से। ओके, अगर दोनों की समान मात्रा ले रहे हो तो ज्यादा ऊर्जा आपको कौन प्रदान करेगा? वसा प्रदान करेगा। ओके,
चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो प्रोटीन की भी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए होती है इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि अधिकतर जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि वेट लिफ्टर वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं, ये वेट लिफ्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, तो अपने शरीर को इनको वृद्धि करनी होती है, बढ़ाना होता है। तो मांसपेशियों की वृद्धि के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे तो आपको पता होना चाहिए। ओके, और प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि शरीर वर्धक भोजन हम किसे कहते हैं, तो प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है उसे हम कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को बढ़ाने में, वृद्धि करने में जो मदद करता है वो कौन करता है, प्रोटीन करता है, और साथ ही साथ हमें स्वस्थ भी रखता है। ओके, आगे चल आगे चलें तो विटामिन। आप सही बच्चों को पता होगा हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है, तो उन रोगों से हमारी रक्षा कौन करता है, विटामिन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन जो है वो रोगों से हमारी शरीर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और विटामिन, ध्यान रखिएगा, विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में, क्या करने में, स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। चलिए स्रोत पढ़ लीजिए पहले वसा के। तो वसा की बात करी जाए तो दोस्तों मछली हो गया, मांस हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, अंडे हो गए, चाहे वो पदप के द्वारा हो चाहे वो जंतुओं के द्वारा हो, सारी की सारी चीजें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, वसा के स्रोत है। क्या है, ये सारे के सारे वसा के स्रोत है। और यही चीजें जो है वो प्रोटीन के भी स्रोत है। इनके अंतर्गत प्रोटीन भी देखने को मिलता है, इनके अंतर्गत कैल्शियम भी देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए प्रोटीन के भी स्रोत है और ये हमारे वसा के भी स्रोत है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शरीर को बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है, और साथ ही साथ में ऊर्जा लेने के लिए, चाहे वो रिजर्व एनर्जी क्यों ना हो, वो हमें वसा यानी कि फैट प्रदान करती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था, निम्नलिखित में से हमारे शरीर को रोगों से बचाने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो वो विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर को रोग से बचाने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा तो पता होना चाहिए। चलिए कुछ विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला आ गया विटामिन ए। बहुत है लेकिन आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ने हैं। पहला है विटामिन। विटामिन ए जो है हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। देखा होगा आपने दोस्तों, अगर किसी बच्चे को खान पान में विटामिन ए की कमी है तो उसकी जो देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे उसमें चश्मा लग जाता है। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर आपको भी चश्मा लग रखा है तो आपने भी विटामिन ए युक्त भोजन नहीं खाते। नहीं दोस्त, ये मेरा वो वाला चश्मा नहीं है जो आप सोच रहे हो, मुझे बिना चश्मे के भी बहुत दूर तक दिखाई देता है। ये चश्मा केवल ब्लू रे यानी कि नीली किरणों से बचने के लिए, मेरी आंखों को नुकसान ना पहुंचे। कौन सी ब्लू रे, तो दोस्तों आप सही बच्चों को पता है, मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाता हूं आपको। आप कभी भी फोन चलाकर देखिएगा कुछ समय बाद आंखों में पानी आने लग जाता है। तो फोनों से, लैपटॉप से, पीसी से, या फिर डिजिटल बोर्ड से, या फिर हमारे जो स्टूडियो में इतनी सारी लाइट्स है, इन सभी से किरणें निकलती है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लू रे निकलती है। उस चीजों से बचने के लिए मैंने अपनी आंखों पे चश्मा लगवा रखा है। ओके, तो विटामिन ए क्या है, हमारी त्वचा और साथ ही साथ में हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ में विटामिन सी जो होता है वो बहुत से रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है। विटामिन आप सही बच्चों को पता है कि हमारे विटामिन वगैरह बहुत ज्यादा हमारे शरीर को रोकने में मदद करता है। आप सही बच्चों को पता होगा कि जब भी, जैसे कि आपने कुछ समय पहले हमारे देश में या पूरी दुनिया में एक नाम सुना होगा, कोविड सुना था ना, तो सभी कोविड से उस समय ग्रसित थे और वहां पर सभी को कहा जा रहा था कि अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ। अब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा हो। और विटामिन सी किसमें होगा, तो जितने भी खट्टे फल, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो गया हो, नींबू हो गया हो, ब्रोकली हो गया हो, या इत्यादि इत्यादि, जितने भी हमारे खट्टे आंवला वगैरह हो गए, जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं, इन सभी में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है और ये हमें अनेक रोगों से बचाने में मदद करता है। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर ये बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है, इसलिए हमारी रक्षा करता है। ठीक है, चलिए तो विटामिन ए के स्रोत की बात करी जाए तो विटामिन ए के लिए आम, दूध, मछली का तेल, पपीता, गाजर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में गाजर के जूस लोग बहुत ज्यादा सेवन करना शुरू कर देते हैं। क्यों, एक तो शरीर की त्वचा पे लालपन आता है और साथ ही साथ में आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सुना होगा ना आपने, तो क्या है विटामिन ए के स्रोत। वहीं पर विटामिन सी की बात करी जाए तो मैंने आपको बोला खट्टे फल हो गए, चाहे वो आपके आंवला हो गया हो, नींबू हो गया हो, अमरूद हो गया हो, टमाटर हो गया हो, संतरा हो गया हो, या मिर्ची हो गया हो, ये सारे के सारे क्या है, अच्छे विटामिन के स्रोत है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं खाते तो सेवन करना शुरू करो इन चीजों को। ठीक, आगे चले। लेकिन आजकल के लोग क्या है, चाउमीन, मोमोज, बर्गर के ऊपर ज्यादा डिपेंड है, फ्रूट वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं लोग, है ना, सही बात है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। आप सभी बच्चों को पता है विटामिन डी कैसे मिलता है, आपको पता होगा। विटामिन डी सूर्य की जो सुबह सुबह की किरणें होती है, दोपहर में खड़े मत हो जाइएगा, सुबह सुबह की जो किरणें होती है उनसे हमें अच्छी विटामिन डी मिलती है। तो उससे हमारे शरीर के लिए जो कैल्शियम होता है, दांतों के लिए, अस्थियों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ में विटामिन डी के जो स्रोत होते हैं, दूध हो गया हो, मछली हो गया हो, अंडा हो गया, मक्खन हो गया, मांस हो गया, इन चीजों से विटामिन डी हमारा काफी भरपूर मात्रा में हमें मिलता है। ठीक है, तो हमने विटामिन ए की बात करी, सी की बात करी, डी की बात करी, तो एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि विटामिन सी के बारे में पूछा गया था, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि विटामिन सी के कौन कौन से प्रमुख स्रोत। ठीक है, चलिए अब साथ ही साथ में देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ और भी दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है फॉस्फोरस के स्रोत, कैल्शियम के स्रोत, या फिर लौह के स्रोत। इन चीजों को क्यों दे रखा है, क्योंकि आप सही बच्चों को पता है अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर लौह तत्व की कमी हो जाती है तो एनीमिया क्या शिकार हो सकता है, वो एनीमिया का शिकार हो सकता है। बीमारी है एनीमिया, जिसमें रक्त शरीर के अंदर खून कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ और भी स्रोत है, मेन तो अपने वो है ही है, लेकिन इन चीजों को भी आपको ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा इन स्रोतों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पूरे के पूरे चैप्टर में वैसे तो सारे पेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे देखने को मिलते हैं। क्या क्या है ज्यादा नहीं बताऊंगा, केवल 7 बताऊंगा और वो 7 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो दोनों बच्चे ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका विटामिन ए।
मैंने क्या बोला? विटामिन ए। अभी अभी हमने पढ़ा था विटामिन ए एक ऐसी चीज है, विटामिन जो हमारे त्वचा और हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो सीधी सीधी बात है दृष्टिहीनता, यानी कि विजन जो होता है वो लॉस, यानी कि कमी देखने को मिलती है। दृष्टि जो होती है हीनता देखने को मिलती है, धीरे धीरे आपकी आंखों की पावर कमजोर हो रही होती है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं दृष्टिहीनता। ठीक है, क्या कहते हैं? लॉस ऑफ विजन। ठीक, जैसे कि कमजोर दृष्टि हो गया हो, अंधेरे में कम दिखाई देना, या कभी कभी पूरी तरीके से नहीं दिखाई देना या बंद हो जाना। फॉर एग्जांपल के रूप में कादर खान की मूवी आई थी, अगर आपने सुना होगा। कौन सी मूवी? तो शाम के 6 बजते ही उसको दिखाई देना बंद हो जाता था। क्यों? क्योंकि शाम के 6 बाद अंधेरा हो जाता था और अंधेरे में सही तरीके से दिखाई नहीं देता था, तो कभी वो इधर टकरा था, कभी वो इधर टकरा था। तो किस प्रकार की कमी हो गई थी उसके अंदर? तो उसके अंदर विटामिन ए की कमी हो गई थी। ठीक है, तो अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपकी जो विजन होगा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो उसको भरपूर मात्रा में बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा गाजर का सेवन करो, या फिर ऐसे फूडों का सेवन करो जिसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा हो। ठीक, आगे विटामिन बी1 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि बेरी बेरी रोग जो होता है वो किस कारण की वजह से होता है। तो दोस्तों बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी1 की कमी से होता है। किसकी वजह से होता है? बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी1 की कमी से होता है। अभी बेरी बेरी रोग है क्या? नाम तो काफी अच्छा है बेरी बेरी, लेकिन है क्या? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति की जो मांसपेशियां हैं वो दुबली है, कमजोर है, साथ ही साथ में काम करने में किसी भी प्रकार की उसको ऊर्जा, आलसपन देखने को मिलता है, तो वो किस रोग से संबंध ग्रसित है? तो विटामिन बी1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग से ग्रसित है। किस कारण की वजह से? विटामिन बी1 के कारण बेरी बेरी रोग से वो ग्रसित है, तो वो देखने को मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, चलिए अगला विटामिन सी। अभी अभी मैंने आपको बोला अगर किसी भी बच्चे को अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है तो विटामिन सी से भरपूर भोजन का सेवन करिए, चाहे वो ब्रोकली हो गया हो, चाहे स्ट्रॉबेरी हो गया हो, चाहे आंवला हो गया हो, चाहे नींबू हो गया हो, अमरूद हो गया हो, संतरे हो गया हो, इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए। अगर आप विटामिन सी की कमी देखने को मिल रही है तो आपको स्कैर्वी, एक स्कैर्वी नाम का रोग है, वो देखने को आपको मिल सकता है। अब ये रोग है क्या? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है उसके मसूड़े से खून निकलता है। जो आपके दांत के मसूड़े हैं, कई बार आपने देखा होगा ना, बात करते हुए करते लोगों के मसूड़ों पर खून देखने को मिलते हैं, तो लोग वो किस चीज से ग्रसित है? तो किसी विटामिन सी की कमी देखने को मिलती है उसके अंतर्गत। और जिसके मसूड़े से खून निकल रहा होता है ना, उनका मुंह से बदबू भी बहुत आती है, देखिएगा आप कभी। ठीक है, तो किस चीज से ग्रसित है? वो स्कैर्वी से ग्रसित है। साथ ही साथ में जो उसका घाव होगा ना, उसको भरने में उसको अधिक समय लगेगा। किसी भी प्रकार का घाव होगा उसके शरीर पर तो उसको भरने में उसको क्या मिलेगा? अधिक समय लगेगा। सही तरीके से अपने घाव को वो ठीक नहीं कर पाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा घाव जो होता है वो तुरंत भर जाता है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा गांव घर के देसी लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो अपना थूक निकाला और लगा लिया, अरे क्या अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और कुछ इससे भी शाणे होते हैं, मट्टी उठाई और मट्टी रगड़ दिया, ठीक हो जाएगा, देखी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहते हैं ना ऐसे लोग, क्यों? क्योंकि उन व्यक्तियों के अंतर्गत जो है विटामिन सी की किसी प्रकार की कमी नहीं है, उनके घाव सही में बहुत जल्दी भर जाते हैं। तो अगर आपको भी अपने घाव जल्दी भरवाने हैं तो इस प्रकार की चीजों को ध्यान रखिएगा, विटामिन सी से भरपूर आप भोजन करिए, चाहे वो आपका ब्रोकली हो गया हो, अमरूद हो गया हो, मिर्ची हो गया हो, नींबू हो गया हो, आंवला हो गया हो, इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो विटामिन डी, विटामिन डी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी बच्चों को पता है, सुबह सुबह की धूप से आपको मिलता है। अगर आपका शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपको एक बीमारी हो सकती है जिसे रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत होता क्या है? तो इसके अंतर्गत जो आपकी अस्थियां होती हैं, जो भी आपकी बोन्स होती है, वो जो होती है वो नरम होने लग जाती है, मुलायम होने लग जाती है, और उसके साथ साथ वो मुड़ने लग जाती है। ठीक है, इस कारण की वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन डी से भरपूर भरपूर हमें भोजन करना चाहिए और सुबह की धूप जरूर लगानी चाहिए शरीर को। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके शरीर की हड्डियां बहुत मजबूत रहेंगी और अच्छी रहेंगी। ओके, चलिए अगला है कैल्शियम। क्या है? अगला है कैल्शियम। अगर आप कैल्शियम युक्त भोजन लेते हो तो आपकी अस्थियां और जो दांत होते हैं वो कभी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर नहीं लेते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा, जो भी आपके बोन या टूथ टिथ है यानी कि दांत है, उसके अंदर कमजोरियां देखने को मिल जाएगी, जिसे कमजोर अस्थियां या दंत भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। अगला है आयोडीन। अगर व्यक्ति किसी भी प्रकार के आयोडीन की कमी होती है, पुराने समय में देखा होगा आपने, अलग अलग प्रकार के नमकों का ऐड आता था, गले में मोटे मोटे से ऐसे गोल गोल सा बना हुआ देखने को मिलता था, फूला हुआ गला देखने को मिलता था। तो वो व्यक्ति किससे संबंधित होते थे? घेंगे से। क्यों? क्योंकि उनके नमक में जो है वो सही तरीके से सेवन नहीं कर रहे थे, उनके नमक में आयोडीन की कमी थी, जिस वजह से घेंगा रोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गर्दन की जो ग्रंथियां होती है वो फूल जाती है और इसी प्रकार के रोग को घेंगा कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो बच्चे होते हैं उनके अंतर्गत मानसिक विकलांगता भी देखने को मिल सकती है, मेंटली इनबैलेंस भी देखने को मिल सकता है बच्चा, अगर बच्चे को आयोडीन की कमी देखने को मिल रही है तो। ठीक है, और लास्ट में लौ तत्व की कमी। तो मैंने अभी आपको बोला कि व्यक्ति को आयरन युक्त भोजन करना चाहिए, यानी कि ऐसा भोजन जिसको काट के थोड़ी देर के रखोगे तो धीरे धीरे काला पड़ने लग जाएगा। जैसे कि पालक को आप काटोगे, थोड़ी देर के रख दीजिए, उसके किनारे काले पड़ने लग जाएंगे। तो उस पालक के अंतर्गत जो आयरन की मात्रा भरपूर मात्रा है, और आयरन युक्त भोजन खाने की वजह से आपको कभी भी लौ की कमी देखने को नहीं मिलेगी, आपका हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, आपको एनीमिया का शिकायत कभी नहीं होगी। अगर कोई भी व्यक्ति आयरन की कमी देखने को मिल रही है तो उस बच्चे के अंतर्गत, उस व्यक्ति के अंतर्गत एनीमिया रोग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये 7 इंपॉर्टेंट रोग है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से और लौह तत्व की कमी से। इन कमियों से किस किस प्रकार के रोग देखने को मिल सकते हैं और इनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से ही देखने को 101% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था आज का अपना पूरा का पूरा चैप्टर भोजन के घटक। अब यहाँ से आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, चलिए एक बार क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, बोला गया है कि साबुत मूंग या चने को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1-2 दिन छोड़ देते हैं तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है। तो मैंने आपको बोला कि किसी भी प्रकार के जब भी आप किसी बीज को अंकुरित करोगे उसके अंदर जो सबसे पहले निकलता है तो दोस्तों वो निकलते हैं रूट, यानी कि जड़। तो ऑप्शन नंबर 3, जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया मांड। मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बोला था, चाहे वो मांड हो गया हो, चाहे वो प्रोटीन हो गया हो, तो कैसा रंग देखने को मिलेगा? तो नीला और काला देखने को मिलेगा।
यही बोला था मैंने आपको, नीला और काला ये रंग देखने को मिलता है, तब जाकर आपको देखने को मिलेगा वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिस बच्चे ने बताया नीला और काला, वो बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया और प्रोटीन में बैंगनी रंग देखने को मिलता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग नामक जो रोग होता है वो किस प्रकार की कमी के कारण देखने को मिलता है? तो अभी मैंने आपको बोला था विटामिन बी1 की कमी से। तो विटामिन बी1 कहां है? तो ये रहा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस बच्चे ने लगाया विटामिन बी1 वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। इस प्रकार की वजह से हमारे जो बच्चे हैं, जो भी हमारे व्यक्ति हैं, उनके अंतर्गत बेरी बेरी रोग देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है कि 3 खाद्य पदार्थ का एक समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है? यानी कि इनके अंतर्गत से कौन सा ऐसा है जिसके अंतर्गत लौह तत्व की मात्रा प्रचुर है? ठीक है, देखो दोस्तों, टमाटर गलत है, बंदा गोभी गलत है, प्याज गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पालक यानी कि स्पिनिच, गुड़ यानी कि जैकरी एंड आंवला, इन तीनों के अंतर्गत जो है आयरन की भरपूर मात्रा देखने को मिलती है। और जब भी कोई व्यक्ति एनीमिया से शिकार होता है तो उसको इसी प्रकार के भोजन का सेवन, हरी पत्तीदार सेवन करने का बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिस बच्चे ने फर्स्ट लगाया वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना नेक्स्ट चैप्टर क्लास 6 एंड 7 का साइंस एंड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में क्लास 6 एंड 7 का ही जो कि साइंस एंड ज्योग्राफी था उसी को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर नंबर 5 उसका करेंगे अच्छे तरीके से। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के टॉपिक में हमने जितना भी पढ़ा, उम्मीद करता हूं सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, तो दोस्तों जैसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।